आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज का ठेका। तो बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शुरू करते हैं। तो हम इस पार्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले ऑफेंसेस 138 के तहत, फिर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस 142A के तहत, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी कवर करूँगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम समझाया जाएगा आपको, डेज और मंथ दोनों। माफ़ कीजिएगा, लास्ट वीडियो में हम ये कवर नहीं कर पाए थे, इस वीडियो में हम ये कवर पक्का करेंगे। और आखिरी में हम समझाएंगे, अब डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। तो 138 में जब कोई ऑफेंस होता है, ये बेसिकली कब होता है? जब आपका चेक डिसऑनर हो जाए। तो ये उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक चेक को डिपॉजिट किया, आपने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में और वो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, वो चेक आपका डिसऑनर हो गया। तो आपका जब चेक डिसऑनर होता है, ये आपको पता कैसे चलता है? ये आपको बेसिकली पता चलता है बैंक मेमो से, जिसमें रीज़न दिया गया होता है कि ये चेक क्यों बाउंस हुआ है। बैंक मेमो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, ये सेक्शन 148 के तहत आता है। तो बैंक मेमो आपको मिलता है। तो जिस दिन से आपको ये बैंक मेमो मिला है, उस दिन के बाद आपके पास एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड कितने दिन का होता है? वो टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ का। आपके पास एक 30 डेज़ का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये डेज़ है, मंथ नहीं है। तो आपके पास एक 30 डेज़ का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस 30 डेज़ में आपको करना क्या होता है? आपको एक नोटिस देना होता है। किसको? ड्रॉवर को। ड्रॉवर कौन होता है? जो आपको चेक देता है। आप क्या थे? आप थे पेई। ड्रॉवर को आप एक नोटिस भेजेंगे कि देखो आपका चेक था, वो बाउंस हो गया। तो ये नोटिस जब उसको मिलेगा, उसके बाद उसके पास फिर से 15 दिन का टाइम होगा। ध्यान दीजिएगा, उसके पास यहाँ फिर से 15 डेज का टाइम होगा। क्या करने के लिए? उसके पास 15 डेज का टाइम होगा आपको पैसा पे करने के लिए। अगर वो इस 15 डेज के एंड तक भी पैसा पे नहीं करता है, तब जाके आपका ऑफेंस क्रिएट होगा। तब जाके आपका यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट होगा। आपने चेक, आप ध्यान दीजिए, फिर से इसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए। आपने चेक डिपॉजिट किया, ठीक, आपने चेक डिपॉजिट किया यहाँ पे, वो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया इस जगह पे। क्या यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट होता है? नहीं होता है। उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप एक नोटिस फर्निश करके भेजें। किसको? ड्रॉवर को। ड्रॉवर कौन? जिसने आपको चेक दिया। अब उस 30 दिन तक आपके पास टाइम है नोटिस भेजने का, और वो नोटिस मिलने के बाद ड्रॉवर के पास टाइम है अगले 15 दिन का। क्या चीज़ के लिए? आपको पे करने के लिए। अगर यहाँ कहीं पे भी ड्रॉवर आपको पे कर देता है आपकी अमाउंट, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। ये ऑफेंस नहीं होगा। ये ऑफेंस कब होगा? जब इस 15 दिन की, जब ये 15 दिन की जो टाइम पीरियड दी गई है, ये भी एक्सपायर कर जाए और तब तक भी आपका ड्रॉवर आपको पे ना करे, अब ये एक ऑफेंस बन चुका है। तो 138 आपको बेसिकली यही बताता है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार से आप लैंग्वेज भी देख लीजिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देख लिया, पेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ द चेक डिमांड विद इन, देखिए ये देखिए, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको नोटिस भेजना होगा। आपको उसको नोटिस भेज के बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हारा चेक डिसऑनर हो चुका है, अब वो तुम पे करो। अब उसके पास कितना टाइम होगा? ये देखिए, उसके पास अब 15 डेज का टाइम होगा। किस चीज़ के लिए? वो पे करने के लिए। अगर वो इन दोनों चीज़ में फेल होता है,
तब जाके 138 के तहत ऑफेंस बनेगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, शॉर्ट में इस तरह से समझिए कि मैंने आपको एक चेक दिया, मैंने आपको एक चेक दिया जो कि डिसऑनर कर गया, 100,000 रुपीज़ का चेक था जो डिसऑनर कर गया। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात आपको पता चलेगी मेमो से। बैंक आपको एक बैंक मेमो देगा जिसमें लिखा होगा कि ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड या सिग्नेचर मिसमैच या किसी भी XYZ रीजन से वो बाउंस कर चुका है। तो अब बैंक मेमो मिलने से आपके पास 30 दिन का टाइम होगा। क्या चीज़ के लिए? मुझे एक नोटिस देने के लिए। आप मुझे एक नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस में ये लिखा होगा कि मेरा चेक बाउंस कर चुका है, डिसऑनर कर चुका है, और मैं आपको 1000 रुपीज़ ओन करता हूँ क्योंकि मैंने आपको 1000 रुपीज़ का चेक दिया था जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए दिया हो XYZ। तो अब उस नोटिस, जिस दिन मुझे नोटिस मिलेगा उसके बाद से मेरे पास 15 दिन का टाइम और होगा। 15 दिन का टाइम होगा कि मैं आपको पे कर दूं। अगर मैंने आपको पे कर दिया 14th डे पर भी, मैंने आपको 14th डे पर पे कर दिया तो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं हुआ 138 के तहत, कोई भी ऑफेंस 138 के तहत क्रिएट नहीं होगा। पर जब ये पीरियड 15 दिन की पीरियड जब एक्सपायर कर जाएगी तब जाकर ऑफेंस 138 के तहत क्रिएट होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और बार देख लीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डेलिब्रेट एग्जांपल और डायग्राम से समझा सकूं। फिर भी अगर ना आया हो तो एक बार इसको रीड कर लीजिए और दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 142A पे हम चलते हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया था कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनके जुरिसडिक्शन क्या क्या होंगे। तो इसको मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ कि इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्योंकि एक आपका केस था के भास्करन करके, तो उसमें बताया गया था कि जहाँ पे भी आप नोटिस डालते हैं वहाँ का आप जुरिसडिक्शन ले सकते हैं। तो इस केस के दम पर किया क्या गया था बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस द्वारा कि आप इमेजिन करिए एक बंदा रहता है पंजाब में, ओके, एक बंदा है पंजाब में, एक है पुणे में, एक आपका बंगाल में, एक लखनऊ में। अब हर जगह यहाँ पे चेक डिसऑनर या चेक बाउंस होते हैं, हर जगह यहाँ पे चेक बाउंस होते हैं। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए था, हर जगह केस को फाइल करना चाहिए था उनके पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यहाँ का है। पर क्योंकि इस केस में बताया ये गया था आपके के भास्करन वाले केस में कि जहाँ पे हम नोटिस डालते हैं वहाँ का भी जुरिसडिक्शन लग सकता है, जहाँ से हम नोटिस डालते हैं वहाँ का जुरिसडिक्शन लग सकता है। तो अब इन्होंने बड़ी ही चालाकी से सारे नोटिस दिल्ली से भिजवाए, सारे नोटिस दिल्ली से भिजवाए लोगों को। तो जब आप नोटिस दिल्ली से भिजवाएंगे तो आपका कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली भी होगा। अगर कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में भी अराइज होता है तो जुरिसडिक्शन वहाँ का भी लग सकता है। जब जुरिसडिक्शन वहाँ का लगेगा तो सारे केसेस अल्टीमेटली दिल्ली में ही फाइल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको आने जाने का एक्सपेंस बचेगा, उल्टा इन पार्टीज़ को घूम घूम के दिल्ली आना पड़ेगा अपने अपने केसेस को लड़ने के लिए। तो कॉर्पोरेट ने अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली ये किया था, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इतना ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहा था कि फाइनली कई सारे केसेस हुए और एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जो इन सब चीज़ को रूल आउट करते हुए क्लेरिफाई कर रहा था कि जो नए केसेस हैं वो तो अपनी अपनी जगह फाइल होंगे ही होंगे, और जो पेंडिंग केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए 142A खास करके इम्पॉर्टेंट था। तो 142A का फर्स्ट पार्ट ये बताता है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सब को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहाँ पे? उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में, रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में।
और ये रिस्पेक्टिव कोर्ट्स कहाँ से डिफाइन किए जाएंगे? ये रिस्पेक्टिव कोर्ट्स आपके न्यू रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन से डिफाइन किए जाएंगे। ये रिस्पेक्टिव कोर्ट न्यू रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन जो कि आपका ये ऑर्डिनेंस बताता है 142A के तहत, 142 सबसेक्शन 1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप तीनों सबसेक्शन देखिए, तब आपको इसका कोर समझ में आएगा कि बेसिकली ये चाहते क्या है। तो यहाँ पे 142A ये बताता है कि जो जो केसेस पेंडिंग थे पहले से, जो नए केसेस हैं वो तो रिस्पेक्टिव कोर्ट में फाइल किए जाएंगे, जितने भी न्यू केसेस हैं वो तो यहाँ जाएंगे ही जाएंगे, पर पेंडिंग केसेस का क्या करेंगे? तो 142A ये बताता है कि जो पेंडिंग केस है उन सबको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पे? इनके रिस्पेक्टिव कोर्ट में। और ये रिस्पेक्टिव कोर्ट कहाँ से डिफाइन किया जाएगा? जो न्यू रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन लाया गया है। तो 142A इतना ही बताता है। 142A सबसेक्शन 1। अब 142A सबसेक्शन 2 क्या बताता है? आइए देखते हैं। 142A सबसेक्शन 2। तो 142A सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जो भी, अगर मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में, A और B के बीच में टोटल मान लीजिए इनके 10 चेक्स थे, ठीक, इनमें 10 चेक्स का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें से एक चेक को लेकर डिस्प्यूट हो गया, जिसमें से इनके बीच में 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जितने लेने, उनमें से मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर चेक को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया और उसको लेकर 138 के तहत केस भी इनिशिएट हो गया। तो अब ये जो 138 के तहत जो केस किया गया है, जिस भी कोर्ट में किया जाएगा, मान के चलिए ये एक्स जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में फाइल किया गया था, तो अब आइंदा से जो ये बचे हुए चेक हैं, 10 हो, 100 हो, कितने भी हो, इनमें जब भी डिस्प्यूट होगा वो इसी कोर्ट में जाया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनका चेक का नेचर क्या था या क्या है। तो 142A सबसेक्शन 2 यही बताता है कि जब दो पार्टी के बीच में ऑलरेडी एक केस किसी पर्टिकुलर कोर्ट में चल रहा है चेक डिसऑर्डर को लेकर, तो बचे हुए जितने भी केस होंगे वो भी वहीं पे जाएंगे। बस 142A सबसेक्शन 2 इतना ही बताता है। अब 142A सबसेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। तो 142A सबसेक्शन 3 क्या बताता है? ये बताता है, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, सेम एग्जांपल A एंड B। अब इनके बीच में एक चेक को लेकर डिस्प्यूट फाइल किया गया एक्स कोर्ट में, एक चेक को लेकर डिस्प्यूट फाइल किया गया एक्स कोर्ट में, और दूसरे चेक को लेकर डिस्प्यूट फाइल किया गया वाई कोर्ट में। एक चेक को लेकर डिस्प्यूट फाइल किया गया एक्स कोर्ट में, दूसरे चेक को लेकर डिस्प्यूट फाइल किया गया वाई कोर्ट में। तो अब ये बताता है सब 142A सबसेक्शन 3 कि इनमें से दोनों कोर्ट को नोटिफाई किया जाएगा और इनमें से जो ओल्डर होगा केस, वहाँ पे ही सारे केस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए जो एक्स कोर्ट में चेक नंबर 1 ट्रांसफ़र किया और चेक नंबर 1 का हुआ था वो 2005 का है, और ये जो दूसरा वाला केस है ये 2007 में इनिशिएट हुआ। तो अब 142A क्लॉज 3 ये बताता है कि जो ओल्डर है 2005 वाला जो ओल्डर है, वहीं पे दोनों केसेस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दैट मीन्स अगर A और B के बीच में दो जगह केस चल रहे थे, दो कोर्ट में, कोर्ट X एंड कोर्ट Y, तो जो ओल्डर कोर्ट होगा, जहाँ पे भी जो ओल्डर केस होगा, मतलब जहाँ पे जो सबसे पहला केस फाइल किया गया था,
वहीं पे दूसरा केस भी शिफ्ट कर दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये क्या बताता है? 142 सब क्लॉज 3 यही बताता है। बस इसमें इतना ही था 142 ए में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 इसके ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ तो बहुत सारा इसमें आ जाएगा, इसमें कई सारे केस लॉज आ जाएंगे। अगर इन वीडियो में मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 142A जो रूप सिंह वाले केसेस हैं, हरमन इलेक्ट्रॉनिक वाले केसेस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करूं, तो वो आधे घंटे का जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं एक बोनस वीडियो डाल दूंगा इन 3 पार्ट के अलावा इसको लेकर। तो तब तक के लिए बेसिक में इतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो अब आइए, जो कुछ एडिशनल सेक्शंस मैंने आपको जो बताया था जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये 4 सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके शॉर्ट में फटाफट कवर करते हैं। 139A प्रिजम्पशन बताता है। 139 प्रिजम्पशन बताता है कि जब भी हम कोई भी केस इनिशिएट करते हैं तो हमेशा प्रिजम्पशन फेवर में रहता है। किसके? होल्डर ऑफ द चेक के, यानी कि जनरली पेई के फेवर में हम लोग प्रिजम्पशन मान के चलते हैं। 140 क्या बताता है? 140 ये बताता है कि जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि भैया उसको पता नहीं था कि उसके अकाउंट में फंड कम है, या उसको पता नहीं था कि चेक बाउंस हो जाएगा। वो इस तरह के डिफेंस नहीं प्रेजेंट कर सकता है, उसे सॉलिड डिफेंस देने पड़ेंगे। इस तरह के डिफेंस अलाउड नहीं होंगे। 140 ये बताता है। 146 क्या बताता है? 146 आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? बैंक स्लिप। बैंक स्लिप क्या? बैंक मेमो। जब भी आपका कोई भी चेक बाउंस करता है तो वो बैंक स्लिप मिलती है, बैंक मेमो मिलता है, जिसके बेसिस पे आप पता लगाते हैं कि क्यों आपका चेक बाउंस किया। तो 146 ये बताता है कि वो प्राइमा फेस या एविडेंस माना जाएगा और कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। सॉरी, कोर्ट को विदाउट क्वेश्चन ये बैंक मेमो की बुनियाद पर एज्यूम करना ही पड़ेगा कि चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। तो बैंक मेमो इतना इंपॉर्टेंट होता है। 147 क्या बताता है? ऑफेंस इज कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबिलिटी आपको पता ही होगा क्या होती है। कंपाउंडेबिलिटी होता है कि हम लोग सुलह कर लें, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ एक कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाए। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का और वो बाउंस कर जाता है। आप मुझे एक नोटिस भेजते हैं, मैं उस 30 दिन के अंदर आप नोटिस भेजें, मैंने 15 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब केस इनिशिएट हो गया, केस इनिशिएट हो गया। अब जब केस इनिशिएट हो जाता है उसके बाद कुछ बात हमारे बीच में होती है, हम लोग सुलह मशवरा करके डिसाइड करते हैं, ठीक है मैं आपको पे कर दूंगा 1 लाख। तो ये बताता है कंपाउंडेबल है, तो हम ये आउटसाइड द कोर्ट भी ये मामला सेटल कर सकते हैं। तो 147 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या 138 के अंदर का ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नहीं है, या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप याद रखिएगा 147 ये बताता है कि जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है। आइए अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम। तो इसमें 2 तरह से आप समझिए, एक डे कैलकुलेशन होता है और एक मंथ कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डेज को कैलकुलेट करना। बहुत ही सिंपल है। डेज कैलकुलेट होता है आपका 1+1 बेसिस पे। 1+1 क्या होता है? अगर 11 दिन है तो आज से आप 1+1+1 11 दिन तक फॉरवर्ड करेंगे। ये होता है डेज कैलकुलेशन। इसको थोड़ा देखते हैं कैलेंडर में जाके। तो आइए, अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 10 मार्च से 30 डेज, 10 मार्च से 30 डेज कितना होगा? तो यहाँ पे आपका 22 डेज प्लस 8 30 डेज। तो 8 अप्रैल को 30 दिन पूरे होते हैं। आप ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेज, मंथ नहीं, क्योंकि अगर मैं 10 मार्च से 1 मंथ बोलूँगा तो टाइम कैलकुलेशन अलग होगा। अभी आप डेज सीखिए पहले, बहुत ही सिंपल है, 1+1 करके काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 अप्रैल से 30 डेज कितना होगा? 9 मई। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 मई आया था। क्यों आया था 8 मई? क्योंकि ये 31 डेज का महीना था। यहाँ से हम 30 डेज काउंट करते तो 9 मई आया। क्यों? क्योंकि ये 30 दिन का ही महीना है।
एक और एग्जांपल लीजिए, 10 फरवरी से 30 दिन कितना होगा। 10 फरवरी, क्योंकि फरवरी 28 डेज़ का है, ये 2020 का कैलेंडर नहीं है, पुराना कैलेंडर है, तो ये 28 डेज़ का है। तो यहाँ से आपका 11, क्योंकि ये 19 दिन ही बनते हैं, यहाँ पे आपका 11 पे आके 30 दिन कंप्लीट होगा। तो आप ये वेरिएशन देख रहे हैं, 30 डेज जब भी कहा गया, 10 फरवरी से 30 डेज 11 तारीख को ख़त्म होगा, 11 मार्च को। 10 मार्च से 30 डेज 8 अप्रैल को ख़त्म होगा, और 10 अप्रैल से 30 डेज 9 मई को ख़त्म होगा। तो ये होता है डेज कैलकुलेशन। कैसे? 1 + 1, हम सीधा डेज काउंट करते हैं कितने दिन है। अगर 31 डेज का महीना है तो उस हिसाब से काउंट होगा, 30 दिन का महीना है उस हिसाब से, 28 डेज का है तो उस हिसाब से। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, मंथ के। तो मंथ का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। इसका कैलकुलेशन क्या है? -1। सिंपल। अगर एक महीना आपसे कहा जाए तो आप सीधा क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ -1 डे। बहुत ही इजी। इसको हम प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं। तो आइए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 10 जून, 10 जून से 1 मंथ कितना होगा? आपका जवाब होना चाहिए 9 जुलाई। सीधा हमने क्या किया? -1 डे और नेक्स्ट मंथ पे मूव कर गए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये 30 दिन का महीना था और ये 31 दिन का महीना है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं कहूँ आपसे 10 अगस्त से एक महीना कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 9 सितंबर। क्यों? क्योंकि हम मंथ में डेज इररिलेवेंट है, चाहे महीने में 30 दिन हो, 31 डेज हो, आप सीधा यही करेंगे, मूव टू नेक्स्ट मंथ एंड -1 डे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम ये वाला, 10 फरवरी से 1 मंथ कितना होगा? ये तो 28 दिन का है। यहाँ पे भी सेम, मूव टू नेक्स्ट मंथ -1 डे, 9th ऑफ मार्च। तो अगर कहीं ये लिखा रहता है कि 10 फरवरी से 1 मंथ कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 9 मार्च। अगर 10 फरवरी से 30 डेज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 11 मार्च। क्यों? क्योंकि आप 1 + 1 डे काउंट करेंगे तो 11 तक आएगा। अगर आप 1 मंथ काउंट करेंगे तो -1, मूव टू नेक्स्ट मंथ। तो इसमें इतना ही था कैलकुलेशन ऑफ टाइम में। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 30 डेज और 1 मंथ में। मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था? 30 डेज इज नॉट इक्वल टू 1 मंथ। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आइए आगे मूव करते हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का फेवरेट पार्ट होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स। इनैक्टेड नहीं, केम इनटू फोर्स। मैंने इसको वैसे समझाया नहीं है, आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर है 1 मार्च 1882। ये इनैक्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1881 को। ये इनैक्ट 9 दिसंबर को हुआ था 1881 को, और इट केम इनटू फोर्स कब? 1 मार्च 1882। ये बेसिक चीज़ है, आप याद रखिएगा इसको आगे। इनैक्टमेंट डेट है 9 दिसंबर 1881, केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चेक इज अ, ये मैंने पहले पार्ट में समझाया था, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोथ या नन ऑफ द अबव। और राइट आंसर है जी हां, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रॉमिसरी नोट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंडीशनल, अनकंडीशनल, may be conditional or unconditional depending upon the circumstances, none of the above. राइट आंसर है जी हाँ, अनकंडीशनल। सारी अंडरटेकिंग अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में समझाया था, एसेंशियल्स में।
और भी एसेंशियल्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, कोई वीडियो स्किप किया तो प्लीज़ जाके देखिए, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था, याद करिए। जी हाँ, और सही आंसर है सेक्शन 13। थोड़ा एरो ऊपर नीचे हो गया है, पर राइट आंसर है सेक्शन 13। इफ अ माइनर draws, endorse, deliver or negotiate an instrument, such instrument binds, ये रहे आपके ऑप्शन। मैंने इसको भी पार्ट 2 में बताया था, कैपेसिटी टू मेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो सेक्शन मैंने डिस्कस किया था, वो इम्पोर्टेंट भी बताया था मैंने आपको। देखिए आंसर है सी, एक्सेप्ट दी माइनर। ये मैंने इम्फेसिस किया था पार्ट 2 में कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट में या कॉम्पिटेंसी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे सेम पर्सन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है, पर माइनर का क्लॉज दोनों जगह सिमिलर है कि माइनर बाइंडिंग नहीं होगा। ऑल पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट विल बी बाइंडिंग एक्सेप्ट द माइनर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इन अ प्रॉमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेबल मस्ट बी सर्टेन, मे बी सर्टेन और अनसर्टेन, is usually uncertain, none of the above। और करेक्ट आंसर है जी हाँ, must be certain। ये भी पार्ट 2 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एसेंशियल्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द ट्रायल शैल बी लायबल टू कंडक्टेड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद इन द पीरियड ऑफ, और जी हाँ, करेक्ट आंसर है 6 months। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और ऑर्डर और जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या फोकस करनी है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है। अंडरटेकिंग होगी तो क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट, और वो खुद पे करने की बात कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन से पे करने की बात नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चेक विच इज टोन इनटू पीसेस इज कॉल्ड स्टील चेक, म्यूटिलेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, डिसऑनर्ड चेक, और करेक्ट आंसर है जी हाँ, म्यूटिलेटेड चेक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। At site under section 21 of Negotiable Instrument Act 1881 means, at site क्या मीन करता है, और इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ, ऑन डिमांड। एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड। और इसी के साथ हमारा तीनों पार्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का खत्म होता है। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वीडियो आपको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे, जो कि इतने कम टाइम में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स पूरा तो कवर नहीं किया है, पर मैंने मेजर सारे पार्ट कवर किए हैं, जो कि जनरली आपको हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या अगर आपके कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और नेवरदलेस बुक सबसे बेस्ट होती है। एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग कर लीजिए, ये वीडियोस देख लीजिए, यू आर गुड टू गो। थैंक यू वेरी मच।